देखिए अस्थमा है ना एक सांस नली की बीमारी है जिसमें सांस नली सिकुड़ जाती है और सांस नली सिकुड़ने की वजह से जो हमारे समाज में जो बोलते हैं कि दम है, ससनी है, तो अस्थमा ही है वो सब जिसके अलग अलग नाम है। तो अस्थमा मेन उसका सांस नली सिकुड़ना मेन वो है अस्थमा में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर चंद्रकांत घेवरिया। सर, अपना परिचय दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत घेवरिया है। मैं दम, अस्थमा, टीबी, फेफड़े और आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा हॉस्पिटल आईडीसीसी हॉस्पिटल स्टेशन पे है। ओके, तो सर आज मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि जैसे फेफड़े की काफ़ी सारी बीमारियां होती है, उसमें से अस्थमा, स्पेशली अस्थमा क्या है, इसके बारे में विस्तृत में जानकारी दीजिए। देखिए अस्थमा है ना एक सांस नली की बीमारी है जिसमें सांस नली सिकुड़ जाती है और सांस नली सिकुड़ने की वजह से जो हमारे समाज में जो बोलते हैं कि दम है, ससनी है, तो अस्थमा ही है वो सब जिसके अलग अलग नाम है। तो अस्थमा मेन उसका सांस नली सिकुड़ना मेन वो है अस्थमा में। ओके, ठीक है। तो सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अस्थमा को होने से मतलब बढ़ाते हैं या तो अस्थमा करवाते हैं? अस्थमा के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो आनुवंशिक फैक्टर है कि दादा को था, फादर को है, अभी बच्चे में भी है, मदर को है, मदर के लड़के में है, एक आनुवंशिक फैक्टर है। दूसरा पॉल्यूशन है। तीसरा इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। और चौथा मानसिक रोग, मानसिक तनाव, रोग नहीं बोल सकते, मानसिक तनाव में भी अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। ओके सर, आजकल यंगस्टर को देखते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो उन लोगों में एक पर्टिकुलर फैशन है, कूल दिखने के लिए स्मोकिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्मोकिंग की वजह से अस्थमा होने के चांस कितने हैं? स्मोकिंग की वजह से अस्थमा तो नहीं होता है। स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी का एक अलग से सांस नली का दूसरा रोग है, वो हो सकता है। लेकिन अस्थमा अगर है और स्मोकिंग करते हैं तो अस्थमा का अटैक वगैरह आ सकता है और अस्थमा बढ़ भी सकता है। ओके सर, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, उससे प्रॉपर यही दिक्कत है, सांस फूलना, आपने जो कहा कि दबाव महसूस होना, तो आप उसकी क्या क्या जांच कराएंगे? पहले तो जैसे आपने बोला कि अस्थमा के पेशेंट जनरली ऐसा ही बोलते हैं कि खांसी आती है, जो सुबह में आती है या शाम को या रात को ज़्यादा आती है, दिन में ज़्यादा खांसी नहीं आती है। दूसरा कि वो ऐसा बोलते ही है कि छाती में दबाव आता है, खांसी ज़्यादा आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चलने में भी उनको सांस फूल जाता है। और टिपिकली बोलते हैं कि भाई सीटी बजती है कभी कभी ज़्यादा चलने के वजह से। तो ये सब अस्थमा के लक्षण हैं जो वो लोग बताते हैं। हम जो जांच करते हैं अस्थमा के लिए स्पेसिफिक जांच है, वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी बोलते हैं, जो कंप्यूटर में हमें अस्थमा के स्टेजेस के बारे में बताती है और अस्थमा कौन से स्टेज में है वो उसके हिसाब से निदान होता है। और एक दो खून के रिपोर्ट है जिसमें एलर्जी के जो कण है वो ज़्यादा आते हैं, तो उससे भी थोड़ा पता चलता है। और छाती का एक एक्सरे करवाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत पता चलता है। ओके सर, इंडिया में और स्पेशली गुजरात में ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों को ओटीसी ड्रग यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकल से लेने की काफ़ी आदत है। लोग बार बार अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाते हैं, बार बार रिपीटेडली उन्हीं को इंसिस्ट करते हैं कि आप ही दवा दीजिए, आप ही दवाई दीजिए, जबकि वो कहते हैं कि आपको बड़े अस्पताल पे दिखाना चाहिए। पर लोग इसे अवॉइड करते हैं और दरकिनार करते हैं कि मुझे ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी तो है नहीं, कभी कभी सांस फूलती है, अस्थमा हुआ तो क्या हुआ, आप ही से हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि
कितना भयावह ये हो सकता है कि अगर आपको ना दिखाया जाए? अस्थमा के स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4। ज़्यादातर दर्दी जो मेरे पास आते हैं चेस्ट विशेषज्ञ के पास, मेरे मेरे ख्याल से सब चेस्ट विशेषज्ञ के पास ऐसे ही दर्दी जो आते हैं वो सेकंड थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में ही आते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेज में जनरली पेशेंट को ही पता नहीं चलता कि मुझे अस्थमा है। उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत और थोड़ा सा वो होता है, मतलब तकलीफ़ होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी एडजस्टमेंट कर लेती है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा सिम्टम्स जो है वो बार बार होता है, छाती में दबाव, खांसी आना, जो पहले इनिशियली उसको साल में एक बार होता था, उसके बाद एक साल में 2-3 बार होने लग गया, फिर तीसरे साल में एक साल में 10 बार होने लग गया। तो उसका मतलब कि अस्थमा का जो वो है वो वर्सन हो रहा है। तो उस टाइम पे छाती के विशेषज्ञ को दिखा के उसका प्रॉपर निदान करके उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ओके सर, जनरली जब आपके पास पेशेंट आता है, आपने इसकी जांच भी कर ली और उसे एक प्रॉपर डायग्नोसिस दे दिया कि भाई आपको अस्थमा नाम की प्रॉपर बीमारी है, तो बाद में इसकी जो सारवार, इसकी जो ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या होगा? अस्थमा के लिए पहली जो ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स है। इन्हेलर्स यानी कि पंप जो बोलते हैं, वो पहली ट्रीटमेंट है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। लेकिन ज़्यादातर दर्दी में इतना वो है, डर है कि भाई अस्थमा मतलब पंप चालू कर दिया मतलब अभी फाइनल, ऐसा कि भाई पंप तो लास्ट में ही चालू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अस्थमा में क्या है कि मेडिसिन अस्थमा की जो लेते हैं वो मेडिसिन शरीर में जाके खून में घुल के फिर फेफड़े की सांस नली में इफ़ेक्ट करती है। लेकिन पंप या इनहेलर्स जो है वो डायरेक्टली जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब सांस नली पे ज़रूरत है, वहाँ पे ही इफ़ेक्ट करता है और दूसरी जगह पे कहीं पे इफ़ेक्ट नहीं करता है। अस्थमा की एक नॉर्मल सी गोली है जो 4 mg की मात्रा में आती है। वो 4 mg की गोली में मतलब 4 mg इज इक्वल टू 4000 माइक्रोग्राम। तो वो डोज 4 mg के एक गोली का डोज वो इन्हेलर्स में सिर्फ 40 माइक्रोग्राम है वो डोज। अगर आप इन्हेलर्स लेते हैं तो वो 40 माइक्रोग्राम्स का है, लेकिन अगर आप गोली लेते हैं तो 4000 माइक्रोग्राम्स है। तो उसकी वजह से इतना भारी मात्रा में दवाई का डोज अंदर जाता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके तो इन्हेलर्स ही अस्थमा के लिए पहली ट्रीटमेंट है। ओके सर, अब ये पूछना था, जैसे मान लीजिए मुझे ही अस्थमा है, तो मुझे अपने जीवन में ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे या तो ये आगे ना बढ़ सके, आगे के स्टेज में ना जा सके, या तो मैं बिल्कुल अपना जो काम कर रहा हूँ नॉर्मली उसे करता रहूँ? नहीं, सबसे पहले तो उसके लिए अगर अस्थमा है तो पहले निदान और सारवार जो है वो रेगुलर अपने चेस्ट फिजिशियन या चेस्ट विशेषज्ञ से रेगुलर लेना है। और घर में या बाहर जाते वक्त मास्क पहनना है। घर में ज़्यादातर अगर साफ़ सफाई होती है, घर में रसोई बनती है तो उस टाइम पे मास्क पहनना है। कभी कभी घर में जो डस्ट होती है उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो घर की साफ़ सफाई बराबर रखनी है। रात को सोने के टाइम तकिए पर साफ नैपकिन टॉवल रखना है, जिससे कि जो डस्ट है वो सांस नली में नहीं जाए। तो इतने सारे जो ट्रिगर फैक्टर्स है वो हम कम करें तो अस्थमा आगे बढ़ने से रुक सकता है। और उसके लिए ये तो परहेजी करनी है और डॉक्टर की दवाई भी लेनी है साथ में, डॉक्टर जब तक बोले तब तक। ओके सर, जनरली ऐसा देखा गया है कि हर एक डिजीज़ का वर्स्ट फॉर्म होता है। हार्ट में हार्ट अटैक आता है, ब्रेन है तो स्ट्रोक आता है। अस्थमा के लिए भी मैंने सुना है कि अस्थमेटिक अटैक आता है, तो इसके बारे में समझाइए कि ये क्या होता है? अस्थमेटिक अटैक का मेन जो कारण हो है वो ट्रिगर्स है। अस्थमा के जो ट्रिगर्स है ना, उससे उसका जो अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या है कि अस्थमा वाला दर्दी पॉल्यूशन में चला गया, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वो क्या है कि वो उसको ट्रिगर करेगा, तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होगी। सांस नली है जो अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की जो एक नली है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अस्थमा अटैक में भी सेम होता है कि भाई अस्थमा में सांस नली में जो दिक्कत होती है तो सांस की नली है वो चिपक जाती है, मतलब संकुचित हो जाती है और कड़क बरड़ हो जाती है। तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी ज़्यादा आती है।
ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उस टाइम पे अस्थमा का अटैक उसको बोल सकते हैं, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है उसके लिए। ओके, थैंक यू सर, आपने व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।